हेलो गाइस, व्हाट्सअप। मैं अभिषेक ठाकुर स्वागत करता हूं आप सबका इको शास्त्र की एक और नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो हमारी 12th क्लास हिंदी मीडियम की फर्स्ट वीडियो है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर कि स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी, जिसे हम इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो जब हम इस चैप्टर की बात करेंगे तो ये चैप्टर आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और आपके लिए जानना क्यों जरूरी है कि 15 अगस्त 1947 को भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत बहुत लंबे समय तक ब्रिटिश शासन के अंदर रहा, जिस ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत जो सोने की चिड़िया हुआ करता था, वो एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था बनकर रह गया। तो हम ये पढ़ेंगे कि 15 अगस्त 1947 को हमारी स्थिति क्या थी और उसके आधार पर हमने आगे आने वाले समय में अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए क्या क्या किया। सो लेट्स स्टार्ट विद, सबसे पहले यहां पर बात करते हैं ब्रिटिश शासन की कि ब्रिटिश शासन ने भारत में किस प्रकार से अपने पैर पसारे। तो मैंने यहां पर लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट के अंदर, जहां पर मैंने लिखा भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत सन 1757 में हुई थी और किसके द्वारा हुई थी? प्लासी के युद्ध से। हाँ जी, तो 1757 ईस्वी में प्लासी का एक युद्ध हुआ था और वो युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो पहले भारत में व्यवसाय करने के उद्देश्य से आए थे और फिर धीरे धीरे उन्होंने भारत के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की, और इसी दौरान प्लासी का एक युद्ध हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में, जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी विजय हो गई और धीरे धीरे उन्होंने बंगाल के साथ पूरे भारत को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। सवाल ये उठता है कि ब्रिटिशर्स भारत में क्यों आए थे, उनका उद्देश्य क्या था? तो मैंने यहां पे लिखा ब्रिटिश सरकार अपने अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, तो वो अपनी अर्थव्यवस्था का विकास करना चाहते थे, जिसके लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को सहायक के रूप में प्रयोग करना चाहते थे। तो सहायक का मतलब जिसके कंधे पर चढ़कर आप ऊंचाइयों तक पहुंच सकें। तो उन्होंने हमें एक मोहरा बनाया, हमें एक जरिया बनाया, जिसके द्वारा वो अपनी अर्थव्यवस्था का विकास कर सकें, और यही एक उद्देश्य ब्रिटिश शासन का था। अब यहां पर एक सवाल और आता है कि ब्रिटिश शासन से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी, और फिर हम ये पढ़ेंगे कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति हुई। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि ब्रिटिश शासन से पहले यानी 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी का भारत कैसा था। तो 3 पॉइंट में मैंने मेंशन किया। सबसे पहले मैंने ये लिखा, भारत एक समृद्धशाली अर्थव्यवस्था थी। आप जानते हैं समृद्धशाली यानी कि अमीर अर्थव्यवस्था, जो एक विकसित अर्थव्यवस्था हुआ करती थी, जिसका विश्व की जीडीपी में लगभग 25% योगदान था। यानी कि पूरे विश्व की जो भी सकल घरेलू आय, जिसे हम जीडीपी बोलते हैं, उसमें सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था का योगदान 25% का हुआ करता था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था वास्तव में एक सोने की चिड़िया हुआ करती। सेकेंड पॉइंट मैंने लिखा, कृषि आधारित अमीर अर्थव्यवस्था, जहां पर हमारे पास निर्वाह के रूप में, अपना गुजारा करने के रूप में कृषि ही एक साधन हुआ करता था, लेकिन कृषि आधारित हमारी अर्थव्यवस्था अमीर अर्थव्यवस्था थी। हम गरीब नहीं थे, हम एक अमीर अर्थव्यवस्था से बिलोंग करते थे। जैसा मैंने आपको बताया कि 25% विश्व की जीडीपी में सिर्फ हमारा योगदान था। इसके अलावा मैंने एक और पॉइंट लिखा कि हस्तशिल्प उद्योग में विश्व भर में सुविख्यात। सुविख्यात का मतलब क्या होता है कि हमारी बादशाहती, हमारा सिक्का चलता था हस्तशिल्प उद्योग में, जिसे हम हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री भी बोलते हैं। तो यहां पर हम 2 उद्योगों की बात करें, सबसे पहले सूती और दूसरा है सिल्क उद्योग। तो हमारा सूती और सिल्क में बहुत बड़ा नाम चलता था विश्व भर में, और अलग अलग देशों के राजा महाराजा हमारे यहां से वस्त्रों को खरीदा करते थे। हमारे यहाँ पर एक खास प्रकार का सूती वस्त्र चलता था, जिसे मलमल बोला जाता था, और उसकी एक विशेष खासियत थी जिसे शाही मलमल भी बोला जाता था।
तो शाही मलमल जो राजा महाराजाओं के लिए बनाया जाता था, तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकसित अर्थव्यवस्था थी। तो अभी मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश काल से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी। अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि ब्रिटिश काल के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी। तो मैंने यहाँ पे लिखा ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था, और वो एक नीति का प्रयोग करते थे जिसे उपनिवेशवाद बोला जाता था। उपनिवेशवाद जिसे हम कॉलोनियलिज्म बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है? तो मैंने यहाँ पे लिखा इससे अभिप्राय दो देशों के बीच राजनीतिक और सामाजिक संबंधों से है। तो जहां दो देशों के बीच हमारे राजनीतिक और हमारे सामाजिक संबंध होंगे, जिसमें एक शासक होता है, तो हमारी स्थिति में जो ब्रिटिश थे वो हमारे शासक बनेंगे, और दूसरी उसकी छावनी। छावनी का मतलब कैंटोनमेंट होता है, तो भारत को उसकी छावनी बनना पड़ेगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, उपनिवेशवाद का मतलब दो देशों के बीच में राजनीतिक और सामाजिक संबंध बनेंगे, जिसमें एक तो शासक होगा। हमारी स्थिति में ब्रिटिश जो है वो शासक बनने वाला था, और भारतीय अर्थव्यवस्था को उसकी छावनी बननी पड़ती, और इसी को बोला गया उपनिवेशवाद। तो उपनिवेशवाद जहां पर वो हमारी आर्थिक नीतियों का भी निर्धारण किया करते थे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि ब्रिटिश शासन के दौरान क्या भारत वैसा ही रहा जैसा वो 17वीं और 18वीं शताब्दी में था, तो आंसर है बिल्कुल नहीं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रिटिश काल में निम्न स्तर का आर्थिक विकास, हमारा जो आर्थिक विकास था वो बहुत ही निम्न स्तर पर पहुंच चुका था, बहुत ही लो हो चुका था। तो 3 पॉइंट में मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर स्टार्ट करता हूं, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में चलाए जाने वाले आर्थिक नीतियों का मुख्य उद्देश्य। अब आपकी जो आर्थिक नीतियां हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? आपका अपने देश का संरक्षण तथा विकास करना था, ना कि भारत का। यानी कि जो ब्रिटिश सरकार है वो अपने देश का क्या करना चाहती थी? संरक्षण, प्रोटेक्शन और विकास यानी कि डेवलपमेंट। तो वो अपने ही देश का पहले संरक्षण करना चाहते थे। वो भारतीय उद्योगों को बर्बाद करके अपने उद्योगों को संरक्षित करना चाहते थे, अपनी अर्थव्यवस्था को संरक्षित करना चाहते थे, और साथ में वो अपना विकास चाहते थे, ना कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। और यही एक मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश शासन ने, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था की बैंड बजाकर रख दी। सेकेंड पॉइंट में मैंने लिखा इन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को कच्चे माल का निर्यातक तथा अंतिम वस्तुओं का आयातक बना दिया। अब इसका मतलब क्या है? मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि हमारी अर्थव्यवस्था पहले कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, जिसमें हम सभी लोग समृद्धशाली हुआ करते थे। पर धीरे धीरे ब्रिटिश शासन ने हमें कैसा बना दिया? हम कच्चे माल का निर्यातक बन गए और हमें अंतिम वस्तुओं का आयातक बनना पड़ा। सूती का उत्पादन हम कर रहे थे और सूती के बने हुए वस्त्र अब हमें उनसे खरीदने पड़ेंगे। सिल्क का उत्पादन हम कर रहे थे और सिल्क हम बेच रहे थे ब्रिटिश सरकार को, और सिल्क के कपड़े बनाकर वो हमें बेच रहे थे। तो धीरे धीरे उन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था को कच्चे माल का निर्यातक बना दिया और अंतिम वस्तुओं का आयातक बनाकर रख दिया। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट स्थिति आती है कि किसी भी अर्थव्यवस्था की स्थिति को जानने का तरीका क्या है, कि उस अर्थव्यवस्था का आय स्तर या उस अर्थव्यवस्था का विकास दर क्या है। तो मैंने थर्ड पॉइंट में लिखा कि भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का निर्धारण कुछ प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने किया था, जिसमें पहला नाम है दादा भाई नौरोजी का। और दादा भाई नौरोजी जिनके एस्टिमेशन को सबसे बेस्ट माना गया उस समय में। इसके अलावा डॉक्टर वीके राव, आरसी देसाई, विलियम डिग्बी और फील्डे सिराज, तो ये कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने उस टाइम में भारतीय अर्थव्यवस्था के राष्ट्रीय आय वृद्धि दर को मापने की कोशिश की। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि 20वीं शताब्दी में हमारी अर्थव्यवस्था का विकास दर क्या था, तो हमारा राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर सिर्फ 2% था, और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर सिर्फ 0.5% था। तो आप देख सकते हैं किसी समय में विश्व का 25% जीडीपी में हिस्सा रखने वाला देश 1947 में एक ऐसी स्थिति में आ गया था जहां पर उसका विकास दर राष्ट्रीय आय का सिर्फ 2% था और प्रति व्यक्ति का सिर्फ 0.5% था।
तो इस चैप्टर को मैंने 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कृषि क्षेत्र की क्या हालात थे 1947 ईस्वी के अंदर। फिर हम बात करेंगे उद्योगों की स्थिति के बारे में। फिर हमें बात करना है विदेशी व्यापार के बारे में। फिर हम बात करेंगे जनांकीय संरचना के बारे में। उसके बाद हमें व्यवसायिक संरचना के बारे में जानना है और अंतिम में हम बात करेंगे आधारिक संरचना के बारे में। तो हम बात करेंगे कि कृषि की क्या दशा थी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल यह आता है कि कृषि क्षेत्र आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और हम क्यों बात करें कि 1947 में हमारी स्थिति क्या थी। तो मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट्स में समझाने की कोशिश की है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर मैंने लिखा कि स्वतंत्रता के समय 85% 85% देश की जनसंख्या ग्रामीण इलाकों में रहते थे, यानी कि गांव में उनका निवास हुआ करता था तथा आजीविका के लिए कृषि तथा कृषि आधारित क्रियाओं पर निर्भर थे। तो हम 1947 की बात करेंगे तो 1947 में हमारी 85% आबादी केवल ग्रामीण इलाकों में रहती थी और उनके लिए आजीविका का स्रोत सिर्फ क्या था, कृषि और उससे आधारित चीजें। इसके अलावा सेकंड पॉइंट की बात करता हूं कि ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था ग्रामीण तथा कृषि आधारित थी। आप जानते हैं अभी हमने फर्स्ट पॉइंट में मेंशन किया था कि हम ग्रामीण भी थे और हम कृषि आधारित भी थे, परंतु फिर भी उत्पादन में स्वनिर्भर नहीं था। इसका मतलब कि 85% आबादी कृषि पर निर्भर तो थी, पर इन सब के बावजूद हम लोग स्वनिर्भर नहीं थे। तो स्वनिर्भर का मतलब एक तरीके से आत्मनिर्भर होना होता है, तो हम आत्मनिर्भर नहीं थे और ये स्थिति सबसे दयनीय स्थिति थी भारतीय कृषि की। अगर हम बात करते हैं तो सवाल ये उठता है कि कृषि की गतिहीनता का मुख्य कारण क्या था। गतिहीनता यानी कि जिसकी गति बहुत ही कम होगी या गति ना के बराबर हो, उसकी बात करें तो कृषि में गतिहीनता के क्या कारण थे। टोटल 6 पॉइंट्स हैं, तो मैं स्टार्ट करता हूं विद द फर्स्ट पॉइंट और मैंने लिखा उत्पादकता का निम्न स्तर। उत्पादकता जिसे हम लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी भी बोल सकते हैं। तो पहला सवाल आता है जी उत्पादकता का मतलब क्या होता है। तो मैंने बहुत ही आसान शब्दों में लिखा, इससे अभिप्राय प्रति हेक्टेयर भूमि पर होने वाले उत्पादन से है। तो भूमि का आकलन किसके आधार पर किया जाता है, हेक्टेयर के आधार पर। तो प्रति हेक्टेयर आप कितना उत्पादन करते हैं वो आपकी भूमि की उत्पादकता को दर्शाता है, पर यहाँ पर हमारी उत्पादकता का स्तर बहुत ही निम्न था। तो बहुत ही गिरे हुए हालत हमारी थी, पर इसके पीछे कारण क्या था। पहला कारण आपको यह समझना पड़ेगा कि कृषि का काम करेगा कौन, किसान। तो किसान की हालत क्या थी, मैंने लिखा किसान गरीब, अल्प पोषित तथा कम ताकत होने के कारण काम करने की जिज्ञासा नहीं थी। अब हमारा जो किसान था वो गरीब था और गरीब होने के साथ वो अल्प पोषित था। अल्प पोषित का मतलब कि उसे पूरा खाना नहीं मिल पाता था, 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ भी नहीं हो पाता था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कृषि आपसे शारीरिक श्रम यानी कि फिजिकल हार्डवर्क मांगता है और अगर आपके पास खाने के लिए प्रॉपर खाना नहीं है तो आपके पास ताकत नहीं होगी और जब ताकत नहीं होगी तो आपके अंदर काम करने की जिज्ञासा नहीं होगी। तो ये पहला और सबसे बड़ा कारण था जिसकी वजह से हमारी उत्पादकता का निम्न स्तर था। इसके अलावा कुछ और कारण हमारे पास है, तो मैंने लिखा कि निम्न स्तर का मुख्य कारण सिंचाई सुविधाओं का अभाव था। आपके पास सिंचाई की प्रॉपर सुविधाएं नहीं थी और जब सुविधाएं नहीं थी तो आपको बारिश के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था। इसके अलावा मशीनीकरण का अभाव था, हम मशीनों का प्रयोग नहीं किया करते थे या बहुत कम मशीनों का प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा हमारे पास जो तकनीक हुआ करती थी वो पुरानी तकनीक हुआ करती थी जो बाबा आदम जमाने की थी, तो हम उसे छोड़ रहे थे। इसके अलावा उर्वरक और कीटनाशक का कम उपयोग था। तो अगर आप कृषि की उत्पादकता को बनाए रखना चाहते हैं तो आपको उर्वरक का प्रयोग करना पड़ेगा, आपको कीटनाशक का प्रयोग करना पड़ेगा, पर भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर कृषि क्षेत्र में हम इनका प्रयोग नहीं कर रहे थे और यही कारण था जिसकी वजह से हमारी उत्पादकता का निम्न स्तर था। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है निर्भरता की ऊंची मात्रा, जिसे मैंने हाई डिग्री ऑफ सेंसिटिविटी कहा। तो निर्भरता की ऊंची मात्रा यानी कि हमारी कृषि उस समय में पूरी तरीके से बारिश पर, जिसे हम वर्षा कहते हैं, उस पर निर्भर था।
यानी हमें लगता था कि अगर इंद्र देवता खुश होंगे तो फसल ज्यादा होगी, अगर इंद्र देवता नाखुश हुए तो फसल कम हो जाएगी। हाँ जी बिल्कुल, वास्तव में ऐसा ही होता था। हमारी वर्षा पर निर्भरता इतनी ज्यादा थी कि बारिश के अलावा हमारे पास सिंचाई का कोई और साधन नहीं हुआ करता था, और हमें ऐसा लगता था कि बारिश ज्यादा होने का मतलब उत्पादन का अधिक स्तर होगा, और बारिश कम होने का मतलब उत्पादन का निम्न स्तर होगा। तो चलता हूं थर्ड पॉइंट की तरफ, जिसका नाम है भू राजस्व प्रणाली, जिसे आप लैंड सेटलमेंट सिस्टम भी बोलते हैं। और ऐसा माना जाता है कि कृषि की गतिहीनता का अगर कोई सबसे बड़ा कारण है तो वो यही प्रणाली हुआ करती थी। इस प्रणाली को जमींदारी प्रथा भी कहा जाता था। तो जमींदार अपनी भूमि पर छोटे और भूमिहीन किसानों को कृषि करने के लिए कहता था, और जितनी भी फसल होती थी उसका एक निश्चित अनुपात आपको किराए या जिसे हम लगान भी बोलते हैं उसके रूप में जमींदारों को जमा करवाना पड़ता था। तो मैंने यही लिखा हुआ है, इस प्रणाली के अंतर्गत जमींदार फसल का मुख्य भाग किराए अथवा लगान के रूप में किसानों से वसूल करते थे। तो जितनी भी फसल होगी उसका एक निश्चित अनुपात आप मेरे पास जमा करवाओगे। इसी प्रकार से ब्रिटिशर्स ने भारतीय जमींदारों को फ्रीडम दे दी। उन्होंने उन्हें फ्री कर दिया कि आप जितना चाहो उतना किसानों से वसूल सकते हो, आप जितना दबाव बनाना चाहते हो दबाव बना सकते हो, लेकिन आपको उस लगान का एक निश्चित अनुपात एक निश्चित तिथि पर मुझे भी जमा करवाना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, लगान का एक निश्चित अनुपात जमींदारों को किन्हें देना पड़ता था? ब्रिटिश सरकार को। और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपसे आपका जमींदारी हक छीन लिया जाएगा। तो इस प्रकार से ब्रिटिश सरकार ने जमींदारों के ऊपर दबाव डाला, और जमींदारों ने दबाव डाला गरीब किसानों के ऊपर, और इसी प्रथा को कहा गया जमींदारी प्रथा। थर्ड पॉइंट में मैंने यहाँ पे लिखा, जमींदार और ब्रिटिश सरकार ने कृषि की दशा सुधारने पर कोई काम नहीं किया। हर कोई सिर्फ उससे पैसा कमाना चाहता था, पर कृषि की दशा को बेहतर करने के पीछे किसी ने काम नहीं किया, और इसी वजह से हमारा कृषि क्षेत्र एक गतिहीन क्षेत्र बनकर रह गया। लास्ट पॉइंट मेंशन करता हूं जी, इससे सबसे बड़ा फर्क क्या पड़ा? भूमि के स्वामी तथा जोतने वाले किसानों के बीच आय की गहरी खाई हो गई। तो भूमि के स्वामी मालिक कौन थे? जमींदार। वो तो अमीर होते चले गए, जिनका उपभोग विलासिता जैसा हो गया। विलासिता का मतलब लग्जरी जैसी उपभोग करने लग गए। वो तो अमीरी में अपनी जिंदगी जी रहे थे, पर उस पर 24 घंटे पसीना बहाने वाला किसान गरीब और ऋण ग्रहण कर रह गया। और इसीलिए भू राजस्व प्रणाली बहुत बड़ा कारण माना जाता है कृषि की गतिहीनता का। तो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है कृषि का व्यवसायीकरण, जिसे हम कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी कहते हैं। और ये भी कृषि की गतिहीनता का एक सबसे बड़ा कारण माना जाता है। तो कृषि का व्यवसायीकरण का मतलब क्या होता है? जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि कृषि के व्यवसायीकरण का मतलब कृषि को व्यवसाय के रूप में परिवर्तित करने से है। तो मैंने यहाँ पे लिखा, इससे अभिप्राय स्व उपभोग के स्थान पर बाजार में बेचने के उद्देश्य से की जाने वाली कृषि से है। पहले आप कृषि करते थे स्वयं के लिए, पर अब ब्रिटिश सरकार ने आपके ऊपर दबाव डाला कि आप कृषि किस उद्देश्य से करोगे? बाजार में बेचने के उद्देश्य से। यानी कि कृषि अब स्व उपभोग की जगह व्यापार के लिए प्रयोग किया जाएगा, और इसी को कृषि का व्यापारीकरण कहा गया। तो इसे मैं अगर और सिंप्लीफाई करूं तो मैंने लिखा हुआ है, इसमें किसानों को निर्वाह कृषि के स्थान पर नकद कृषि के लिए बाध्य किया गया। तो आपको फोर्स किया गया कि निर्वाह कृषि का मतलब क्या होता है? जो आपके खाने के लिए जरूरी है, चावल का उत्पादन जरूरी है, गेहूं का उत्पादन जरूरी है, उसके स्थान पर आप नकद कृषि यानी जो पैसे में ज्यादा काम करता है। तो जैसे कि आप सूती का उत्पादन करो, जूट का उत्पादन करो, नील का उत्पादन करो, कपास का उत्पादन करो। तो आप खाद्य फसलों की जगह नकद फसलों का उत्पादन करो। ब्रिटिश सरकार ने इस चीज के लिए आपको बाध्य कर दिया, पर उन्होंने ऐसा किया कैसे? तो मैंने नेक्स्ट पॉइंट में लिखा, इसके लिए ब्रिटिश सरकार भारतीय किसानों को अधिक कीमत, सबसे पहले आपको लुभाने का पहला तरीका क्या था कि मैं आपको अधिक कीमत दूंगा, और अधिक कीमत के साथ साथ मैं आपको अग्रिम भुगतान करूंगा। अग्रिम भुगतान का मतलब एडवांस में पे करूंगा जी।
अब आपके हाथ में मैंने नोटों की गड्डियां रख दी, तो अब तो आपको काम करना ही करना पड़ेगा। तो ब्रिटिश सरकार ने माइंड गेम खेला कि किसानों को किस तरीके से मनाया जा सकता है। तो सबसे पहले अधिक कीमत दे दो और उसके बाद अग्रिम भुगतान यानी कि एडवांस पेमेंट दे दो, मना नहीं करेंगे। ऐसा उन्होंने किया क्यों? तो ये सवाल आपके पास आएगा। तो मैंने लिखा ऐसा उन्होंने ब्रिटेन के उद्योगों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर जो उद्योग थे उन्हें कच्चे माल की जरूरत थी, उन्हें रॉ मटेरियल चाहिए था। अब वो कच्चा माल कहां से मिलेगा? तो उन्होंने भारत को जरिया बनाया जिससे वो कच्चा माल खरीदेंगे। तो वो हमसे सूती खरीदते थे और सूती का वस्त्र बनाकर हम ही को बेच रहे थे। वो हमसे कपास खरीदते थे, उससे जीन्स बनाकर हम ही को बेचते थे। तो इसीलिए वहां के उद्योगों के लिए कच्चा माल की जरूरत को पूरा करने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। इसी तरीके से डाई और ब्लीच करने के लिए उन्हें नील की जरूरत पड़ती थी, तो उन्होंने इसलिए भारतीय किसानों को नील की कृषि करने के लिए बाध्य किया था। इससे हुआ क्या? तो मैंने लिखा इससे भारत में खाद्य फसलों के उत्पादन में कमी हो गई। तो जिस चीज में हम अपने आप को आत्मनिर्भर बोल रहे थे, उन चीजों का उत्पादन हमारे ही देश में कम हो गया और कई बार अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। आप जानते हैं अकाल का मतलब सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाना, जहां पर भुखमरी की स्थिति क्रिएट हो गई। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे खुद के देश में खाद्य फसलों का उत्पादन पूरी तरह से चौपट हो गया। और ये सूखा कई बार पड़ा, 1769 ईस्वी से लेकर 1943 ईस्वी तक कई बार ऐसा सूखा पड़ा। और 1969 और 70 में बंगाल में आया महाअकाल सबसे बड़ा माना जाता है, जिसने बार बार अकाल की स्थिति को उत्पन्न कर दिया। तकरीबन 85 मिलियन लोगों की डेथ मानी जाती है कि उस दौरान हुई थी। तो ये सबसे खराब स्थिति हुई कृषि के व्यापारीकरण की वजह से। एक और स्थिति हुई, इससे निर्वाह कृषकों का बाजार अनिश्चित हो गया, आपका मार्केट अनसर्टेन हो गया। जो चीजें हमें पहले आसानी से मिल पा रही थी, अब वो चीजें बाजार में उपलब्ध ही नहीं है, क्योंकि कोई किसान उस चीज का उत्पादन करना ही नहीं चाहता। क्योंकि प्रारंभ में वो उत्पादन स्वयं करते थे, पर अब उसे पाने के लिए नकद भुगतान करना पड़ता था। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चीज पहले मैं खुद बना सकता था, वो चीज अब मुझे खरीदनी पड़ती है। और इसीलिए कृषि के व्यापारीकरण ने हमें पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। आते हैं लास्ट 2 पॉइंट्स की तरफ। तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया देश विभाजन से हानि। तो 15 अगस्त 1947 जिस समय हमें विभाजित होना पड़ा, भारत और पाकिस्तान 2 हिस्से हो गए और इसकी वजह से भी हमें बहुत बड़ी हानि हुई। जो कृषि के लिए सबसे बेहतर भूमि थी वो पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश बन चुके हैं, उनके पास चली गई थी। और जनसंख्या के हिसाब से हमारे पास भूमि की पर्याप्त मात्रा नहीं थी। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है देश विभाजन के समय कृषि उपयुक्त प्रमुख जमीन पाकिस्तान तथा पूर्वी पाकिस्तान के पास चला गया। इससे भारत में खाद्य संकट उत्पन्न हो गया। उस समय हमारी स्थिति ऐसी थी कि हमारी जनसंख्या के आधार पर हमारे पास कृषि योग्य भूमि कम थी। लास्ट पॉइंट करते हैं, दैट इज द अनार्थिक तथा खंडित जोते। अनार्थिक जिसे हम अनइकोनॉमिक बोलते हैं, और खंडित का मतलब टुकड़ों में विभाजित, जिसे हम यहाँ पर स्मॉल लैंड बोल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अनार्थिक तथा खंडित जोते। इसका मतलब क्या होता है कि अधिकतर जो किसान थे वो छोटे किसान थे, उन किसानों के पास भूमि के बहुत बड़े टुकड़े नहीं थे, और जो उनके पास भूमि के छोटे टुकड़े थे वो कुछ ज्यादा ही छोटे हिस्सों में विभाजित थे। और उनकी जमीनें बिखरी हुई जमीनें थी, कुछ हिस्सा यहाँ पर है तो कुछ हिस्सा कहीं और पर है। तो कृषि के लिए आपके पास पर्याप्त जमीन नहीं थी, और जब कृषि के लिए पर्याप्त जमीन नहीं थी तो उस जमीन को आपने खाली छोड़ दिया। इसीलिए उसे क्या बोला गया? अनार्थिक। आर्थिक का मतलब जिससे पैसा बनाया जा सकता है, अनार्थिक जिससे पैसा नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वो खाली पड़ी जमीनें हैं जिनसे हम पैसा नहीं बना सकते। तो यहां पर मैंने आपको टोटल 6 पॉइंट्स बताए कि ऐसा क्या था जिसकी वजह से हमारी कृषि क्षेत्र में गतिहीनता आ गई थी। तो एक बार मैं आपको एक शॉर्टकट समझाता हूं और उस शॉर्टकट से आपके लिए याद रखना बहुत ही आसान होगा। तो लेट्स स्टार्ट। मैंने यहाँ पे लिखा पुलिस स्टेशन से चोर पुलिस फरार। आपने कहा जी इसका क्या मतलब हुआ? तो पहले चोर भागा जी, उसे पकड़ने के लिए पुलिस भी भागी। तो हमने क्या लिखा?
पुलिस स्टेशन से चोर पुलिस फरार। तो यहां पर मैंने लिखा पी का मतलब होता है प्रोडक्टिविटी, जिसे हमने बोला उत्पादकता, और आपने फर्स्ट पॉइंट किया था कि उत्पादकता का निम्न स्तर हमारे पास था। एस का मतलब हो गया सेंसिटिविटी, जिसका मतलब होता है निर्भरता, बारिश पर हम हद से ज्यादा निर्भर थे। तीसरा पॉइंट मैंने लिखा स्टेट, जिसका मतलब होता है सेटलमेंट, जिसे आप भू राजस्व प्रणाली यानी कि जमींदारी सिस्टम भी बोलते थे। इसी तरीके से सी से आया कॉमर्शियलाइजेशन, जिसे हमने व्यापारीकरण बोला, तो कृषि का व्यापारीकरण एक कारण हमने किया था। फिफ्थ पॉइंट हमने लिखा पार्टीशन, तो पार्टीशन विभाजन की वजह से जो हानि हमारे देश को उठानी पड़ी। और लास्ट पॉइंट एफ का मतलब हमारे पास हुआ फ्रेगमेंटेड, जिसका मतलब बिखरी जमीनें। तो हमारे पास जमीनें तो थी लेकिन बिखरी हुई थी, तो उस पर हम काम नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पर आज की क्लास खत्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें। तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।